आज हम लोग नेक्स्ट फंक्शन पढ़ेंगे जो हमारा नंबर 7 फंक्शन है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, या इसको स्टेप फंक्शन भी बोलते हैं। ठीक है, इसको डिनोट कैसे करते हैं? इट इज़ डिनोटेड बाय लाइक दिस, सॉलिड ब्रैकेट्स बोलते हैं। सॉलिड ब्रैकेट के बीच में x लिखा हुआ है, ऐसे डिनोट करते हैं। ठीक है, इसका एक और लैंग्वेज और होता है बोलने का, ये फंक्शन का, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का या स्टेप फंक्शन का, कि स्टेप एक्स, मैं स्टेप एक्स ही बोलूँगा इसको ज़्यादातर। ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एक्स भी बोल सकते हैं और स्टेप एक्स भी बोल सकते हैं इस चीज़ को, तो मैं स्टेप एक्स ही बोलूँगा, तो आप समझ जाना मैं इसी की बात कर रहा हूँ। स्टेप एक्स इज़ द ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन इक्वल टू एक्स। ये लैंग्वेज भी होता है इसको बोलने का, या इसका एक डेफिनेशन भी होता है। ठीक है, ज़्यादातर क्वेश्चंस में आपको ये जो मैंने ये वाला लिखा है ना, यही लैंग्वेज लिखा हुआ मिलेगा सेकेंड पार्ट में। ठीक है, पहले समझ लेते हैं होता क्या है ये सब। देखो, कोई भी नंबर है ना, उसको दो पार्ट में ब्रेक किया जाता है। एक तो उसका इंटीग्रल पार्ट, प्लस उसका फ्रैक्शनल पार्ट। कोई भी नंबर को हम ऐसे लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं? इंटीग्रल पार्ट प्लस फ्रैक्शनल पार्ट के सम के फॉर्म में। जैसे कि मैं एग्जांपल लेता हूँ, सपोज़ कोई भी नंबर है हमारा 2.4। ठीक है, तो इसका इंटीग्रल पार्ट क्या होगा? 2, और इसका फ्रैक्शनल पार्ट क्या होगा? 0.4। ठीक है, इसको बोलते हैं हम इंटीग्रल पार्ट, इसको बोलते हैं हम फ्रैक्शनल पार्ट। ठीक है, इंटीग्रल पार्ट को डिनोट किया जाता है स्टेप एक्स से, जो हम पढ़ रहे हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ठीक है, और फ्रैक्शनल पार्ट को डिनोट किया जाता है ब्रेस एक्स से। ठीक है, ये कर्ली ब्रैकेट होता है, इसके बारे में हम अभी आगे पढ़ेंगे। ठीक है, जो नंबर 8 फंक्शन है हमारा वो वही है। ठीक है, फ्रैक्शनल पार्ट क्या है, अभी हम इंटीग्रल पार्ट पे फोकस करते हैं। ठीक है, जो हम पढ़ रहे हैं, तो किसी भी फंक्शन को हम दो पार्ट में ब्रेक करके लिख सकते हैं, इंटीग्रल पार्ट और फ्रैक्शनल पार्ट में। ठीक है, जैसे कि मैंने एक एग्जांपल बताया 2.4, तो इसका इंटीग्रल पार्ट हो गया 2, फ्रैक्शनल पार्ट हो गया 4। तो अगर मेरा x ये है 2.4, तो स्टेप x का वैल्यू क्या हो गया मेरा? 2। ठीक है, जो इंटीग्रल पार्ट है उसका, समझ में आ रहा है? उसी तरीके से अगर देखो, उसी तरीके से अगर सपोज़ मुझे 3.14 का फ्रैक्शनल पार्ट निकालना है, सॉरी इंटीग्रल पार्ट निकालना है, स्टेप 3.14 लिखा हुआ है, तो इसका आंसर क्या आएगा? 3, क्योंकि ये जो ब्रैकेट लगा देते हैं इसका मतलब क्या है कि इसका सिर्फ इंटीग्रल पार्ट लिखा जाएगा। जैसे हमने यहाँ x था 2.4, तो ये लिखा था, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2.4 इज इक्वल टू क्या आ रहा है? 2, मतलब इंटीग्रल पार्ट ऑफ दिस इज इक्वल टू 2, ऐसा बोलता है। उसी तरीके से इंटीग्रल पार्ट ऑफ दिस इज 3 बराबर। एक आध और एग्जांपल से देख लेते हैं, समझ में आ जाएगा। सपोज 5.28 है, 5.28 है, ये शायद पॉइंट आपको नहीं दिख रहे होंगे। तो 5.28 का इंटीग्रल पार्ट क्या हो जाएगा? 5। सपोज 7.42 है, तो इसका इंटीग्रल पार्ट क्या हो जाएगा? 7। सपोज 8.32 है, तो इसका इंटीग्रल पार्ट क्या हो जाएगा? 8। समझ में आ रहा है? सपोज 1.99 है, तो इसका इंटीग्रल पार्ट क्या हो जाएगा? 1। ठीक है, मतलब इसको हमने ब्रेक करके लिखा होगा 1 + 0.99 में, तो इंटीग्रल पार्ट हो गया मेरा 1। ठीक है, -3.4 का इंटीग्रल पार्ट क्या होगा? -3 नहीं,
-3 नहीं होगा, इसका इंटीग्रल पार्ट -3 नहीं होगा। ठीक है, ये एक हमारा डाउट आएगा यहाँ पे। ठीक है, अब इसको ऐसा क्यों हो रहा है, इसका आंसर आएगा -4। -3 ना होके -4 आंसर क्यों आ रहा है, इस पर थोड़ा समझते हैं। ठीक है, देखो -3.4 है। ठीक है, इसको तुम लोग -3 -0.4 ऐसे लिख रहे होगे। ठीक है, लेकिन एक चीज़ मैं अभी बता देता हूँ, आगे हमको पढ़ना ही है कि जो फ्रैक्शनल पार्ट होता है, अगर इसका इंटीग्रल पार्ट बोलूँगा तो इंटीग्रल पार्ट आएगा मेरा -3 और फ्रैक्शनल पार्ट आएगा मेरा -0.4, यही आएगा। लेकिन फ्रैक्शनल पार्ट जो होता है ना, वो हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। फ्रैक्शनल पार्ट क्या होता है, हमेशा पॉजिटिव होता है, वो नेगेटिव नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये जो मेरा -3.4 है, उसको मैं कैसे लिखूँगा, -4 + 0.6 ऐसा लिख सकता हूँ। -3.4 को मैं ऐसा लिख सकता हूँ, -4 + 0.6। इसमें क्या हो गया, मेरा इंटीग्रल पार्ट तो क्या हो गया -4 और फ्रैक्शनल पार्ट क्या हो गया मेरा 0.6, है ना, जो कि पॉजिटिव है। पॉजिटिव है, फ्रैक्शनल पार्ट हमेशा पॉजिटिव होता है। हम आगे देखेंगे फ्रैक्शनल पार्ट पे, लेकिन मुझे यहाँ पे ज़रूरत पड़ रही है इसीलिए मैं थोड़ा थोड़ा बता रहा हूँ। ठीक है, -4 इंटीग्रल पार्ट हो गया, फ्रैक्शनल पार्ट हो गया 0.6। तो मेरा -3.4 का इंटीग्रल पार्ट क्या हो गया, -4 हो गया। इसीलिए मैंने बोला यहाँ पे आंसर इसका -4 होगा, -3 नहीं होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो देखो, मैं पहले इस डेफिनेशन को भी समझा देता हूँ, फिर मैं एक शॉर्टकट बताऊँगा जिससे कि हम पूरा याद कर लेंगे। स्टेप एक्स इज द ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू एक्स। मतलब स्टेप एक्स को क्या बोलते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर जो एक्स से क्या है, छोटा है या बराबर है। एक्स से क्या है, छोटा है या बराबर है। जैसे कि सपोज हमने 2.4 लिया था, तो 2.4 से छोटा इंटीजर कौन कौन सा हो सकता है। 2.4 से छोटा इंटीजर 2 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, -1 भी हो सकता है, -2 भी हो सकता है, -3, ऐसे इन्फाइनाइट। 2.4 से छोटे इंटीजर्स निकाल रहे हैं हम, तो 2.4 से छोटा 2 भी एक इंटीजर है, 2.4 से छोटा 1 भी एक इंटीजर है, 2.4 से छोटा 0 भी एक इंटीजर है, 2.4 से छोटा -1 भी है, 2.4 से छोटा इंटीजर 2 भी है। ऐसे बहुत सारे, इन सारे इंटीजर्स जो 2.4 से छोटे हैं, उसमें सबसे बड़ा इंटीजर कौन सा है, 2। तो उसका आंसर क्या आ गया, 2। स्टेप 2.4 का आंसर क्या आ गया, 2। क्या बोल रहा है, एक बार फिर से देख लो, इसको समझो, ध्यान से पढ़ो ये वाली डेफिनेशन को और समझो कि स्टेप एक्स इज द ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू एक्स। मतलब एक्स से जो भी इंटीजर छोटे हैं, लेस देन है या इक्वल टू है, उन सब में से जो ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा वो होगा स्टेप एक्स। ये एक अलग डेफिनेशन है इसकी। जैसे कि मैं ये वाला भी क्वेश्चन देख लेता हूँ, 7.42 सपोज। ठीक है, इससे छोटा इंटीजर 7 भी है, 6 भी है, 5 भी है, 4 भी है, 3 भी है, 2 भी है, 1 भी है एंड सो ऑन। ठीक है, 7.42 से ये सारे छोटे इंटीजर्स हैं। इन सारे इंटीजर्स में से सबसे बड़ा कौन सा है, 7। तो आंसर आ जाएगा अपना 7। ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू 7.42 क्या होगा अपना, 7 होगा। ठीक है, ये एक अलग डेफिनेशन से देख रहे हैं। ठीक है, उसी तरीके से हम अगर 1.99 का भी करेंगे, देखो 1.99 यहाँ है। ठीक है, उससे छोटा इंटीजर होगा 1, 0, -1, -2, -3,
एंड सो ऑन। तो इन सब इंटीजर्स में से बड़ा कौन सा है सबसे इंटीजर? ये वाला। तो ये आंसर हो गया हमारा। ठीक है, मतलब 1.99 के सबसे लेफ्ट साइड में जो सबसे पहला इंटीजर है वही हमारा आंसर होगा। ठीक है, यही है। देखो 7.42 के लेफ्ट साइड में जो सबसे पहला इंटीजर है, अगर नंबर लाइन पे हम लिखते हैं तो लेफ्ट साइड में जो सबसे पहला इंटीजर है वो हमारा आंसर है। यहाँ पे भी लेफ्ट साइड में जो सबसे पहला इंटीजर है वो हमारा आंसर है। तो आप ऐसा भी याद रख सकते हो, सपोज़ अगर आपको -3.4 का निकालना है, तो अगर -3.4 को हम नंबर लाइन पे प्लॉट करेंगे तो लेफ़्ट साइड में उसके सबसे पहला इंटीजर कौन सा होगा? -4 ही होगा, क्योंकि -3 तो यहाँ होता है। नंबर लाइन ऐसे ही चलती है ना, नेगेटिव साइड में नंबर लाइन कैसे चलती है? ऐसे ही चलती है। तो -3.4 से लेफ़्ट साइड में जो सबसे पहला इंटीजर है कौन सा है? -4। तो स्टेप -3.4 का आंसर क्या आ जाएगा? -4 ही आ जाएगा। ठीक है, एक आध और एग्जांपल से मैं बताता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। सपोज़ -7.96 का वैल्यू हमें चाहिए। नंबर लाइन पे अगर हम प्लॉट करेंगे -7.96 यहाँ पे है, उसके लेफ़्ट साइड में सबसे पहला इंटीजर कौन सा होगा? -8 ही होगा, क्योंकि -7 यहाँ होगा, -9 यहाँ होगा, -10 यहाँ होगा, -11 यहाँ होगा एंड सो ऑन। तो -7.96 के लेफ़्ट साइड में सबसे पहला इंटीजर है -8, तो इसका आंसर आ जाएगा -8। ठीक है, अगर -4.3 है, ठीक है, सपोज -4.3 यहाँ है नंबर लाइन पे, तो उसके लेफ़्ट साइड में सबसे पहला इंटीजर कौन सा होगा? -5, तो इसका आंसर आ जाएगा -5। ठीक है, यही चीज़ पॉजिटिव नंबर के लिए भी वैलिड होती है। जैसे सपोज़ 11.43 है, ठीक है, तो 11.43 कहाँ आएगा? सपोज़ यहाँ है, तो इसके लेफ़्ट साइड में पॉजिटिव इंटीजर कौन सा होगा? 11 ही होगा, ऐसा होगा ना। नंबर लाइन पे अगर हम प्लॉट करेंगे तो ऐसे जाएगा। तो इसके लेफ़्ट साइड में सबसे पहला इंटीजर होगा 11, तो आंसर आ जाएगा 11। ठीक है, देखो मैंने दोनों अप्रोच से बता दिया आपको, एक तो नंबर लाइन के अप्रोच से भी बता दिया क्वेश्चन को करना, ठीक है, और एक तो मैंने इंटीग्रल पार्ट और फ्रैक्शनल पार्ट के कंसेप्ट से भी बता दिया। आंसर दोनों से सेम आएगा। ये चीज़ समझने के लिए है, जितनी ज़्यादा आप नए तरीक़ों से देखोगे क्वेश्चन को या समझने की कोशिश करोगे उतना ही आपको एडवांटेज मिलेगा। ठीक है, जैसे कि कभी कभार मैं इस डेफिनेशन का यूज़ करूँगा, कभी कभार मैं इस डेफिनेशन का यूज़ करूँगा, हम आगे देखेंगे। ठीक है, तो जितने तरीके से मैं बता सकता था मैंने आपको बताया। ठीक है, आप इसको ध्यान से एक बार नोट्स बनाना, तो ध्यान से लिखना और समझना कि क्या लिखा हुआ। ये जो लैंग्वेज है ना सेकेंड, मैक्सिमम क्वेश्चंस में यही लैंग्वेज लिखी होगी, इसी से आपको पता करना पड़ेगा कि ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के बारे में बोल रहा है। ठीक है, समझ में आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है? आप डायरेक्ट भी बता सकते हो चाहो तो कि 4.32 है, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या है? 4 है। अगर 4.15 है तो इसका भी क्या है? 4 है। अगर 4.74 है तो इसका भी क्या है? 4 है। बराबर। इंटीग्रल पार्ट की ये जो होता है ये इंटीग्रल पार्ट को डिनोट करता है। ठीक है, अब इसका हम ग्राफ बनाने का कोशिश करते हैं। इसका ग्राफ बना ही लेते हैं। y = ग्रेटेस्ट इंटीजर x या स्टेप x। ठीक है, तो देखो इसका अगर हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे, वन 2 3 4 5 0 -1 -2 -3 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4। ठीक है, तो देखो
इसका ग्राफ हम वैल्यू पुटिंग से ही बनाने का कोशिश करते हैं, ठीक है। मतलब हम वैल्यूज़ देखते हैं पुट करके थोड़ी थोड़ी, और देखते हैं रिज़ल्ट क्या रहे। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, मैंने अभी भी देखा, छोड़ो मैं फिर से ही करके बताता हूँ वैल्यू, ठीक है। सपोज़ हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, 0 से स्टार्ट करता हूँ, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ 0 क्या होगा? 0 ही होगा, है ना। जैसे कि अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ 1 क्या होता है? 1 ही होगा। 2 क्या होता है? 2 ही होगा, है ना। इंटीजर का तो इंटीजर ही आएगा आंसर, इंटीजर का तो इंटीजर ही आएगा ना, फ्रैक्शनल पार्ट कुछ है ही नहीं, इंटीजर का तो इंटीजर ही आएगा, ठीक है। तो 0 का क्या हो गया? 0। अब 0 से हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं, सपोज़ 0.1 पे देखते हैं वैल्यू, तो 0.1 का भी क्या होगा? 0 ही होगा। 0.2 का क्या होगा? 0 ही होगा। 0.3 का क्या होगा? 0 ही होगा। वैसे ही 0.9 तक का क्या होगा? 0 ही होगा। या 0.99 तक का भी क्या होगा? 0 ही होगा, है ना। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है कि x की वैल्यू जब 0.1 है तब भी y की वैल्यू 0 ही है। x की वैल्यू जब 0.1 है, मैं x ऐसे लिखता हूँ, ठीक है, x और y। x की वैल्यू जब 0.1 है तो y की वैल्यू 0 है, 0.2 है तब भी y की वैल्यू 0 है, 0.3 है तब भी y की वैल्यू 0 है, इवन 0.99 तक y की वैल्यू क्या है? 0 ही है, कांस्टेंट वैल्यू है। तो x 0 से 0.99 तक y का ग्राफ कैसा बनेगा? ऐसा 0 ही बनेगा, सब पे वैल्यू 0 ही आ रही है ना, तो 0 ही बनेगा। बस x इक्वल टू जब हम 1 पुट करेंगे, x इक्वल टू जब हम 1 पुट करेंगे तो स्टेप 1 का वैल्यू क्या होता है? 1 होगा, तो y का वैल्यू क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। तो देखो 1 को हमको छोड़ना है तो 1 पे हम ऐसे सर्कल बना देते हैं, ठीक है। 1 पे सर्कल बनाया मतलब 1 पे वैल्यू यहाँ, जैसे देखो ऐसा है ना, 0 है 1 है, तो हम ये लाइन ऐसे खींच रहे हैं, ओवरलैप कर रहे हैं, पर हमको समझ में नहीं आ रहा ना कि रुक कहाँ पे रही है, दिख नहीं रहा है, तो हम ऐसे 1 पे 0 बना दे, वो मतलब सर्कल बना देते हैं। इसका मतलब x इक्वल टू 1 पे कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। तो x इक्वल टू 1 पे क्या है वैल्यू? y का वैल्यू 1 है, तो इसको प्लॉट कर दिया हमने। x इक्वल टू 1 पे y का वैल्यू क्या है? 1 है, तो वो कैसा प्लॉट होगा? यहाँ पे प्लॉट होगा, ठीक है। ये जो सर्कल होता है बस ये डिस्टिंग्विश करने के लिए होता है, ठीक है। ये जो सर्कल होता है वो डिस्टिंग्विश करने के लिए ही होता है कि 1 पे वैल्यू यहाँ ना होके यहाँ पे है, ठीक है। वो दिखता नहीं है ना ग्राफ में, तो ऐसा सर्कल बना देते हैं, ठीक है। अब देखो अगर हम 1.1 रखेंगे, स्टेप ऑफ 1.1, तो भी क्या आएगा? 1 ही आएगा, तो y का वैल्यू 1 ही आएगा। स्टेप ऑफ अगर 1.2 रखेंगे तो भी 1 ही आएगा, 1.3 रखेंगे तो भी 1 ही आएगा, 1.4 रखेंगे तो भी 1 ही आएगा, 1.5 रखेंगे तो भी 1 ही आएगा। कहाँ तक 1 आएगा? 1.99 भी रखेंगे ना, 9999 भी, तब भी 1 ही आएगा, है ना। तो इसका मतलब क्या है कि x इक्वल टू 1.1 पे भी y का वैल्यू 1 ही है, 1.2 पे भी 1 ही है, ऐसे कहाँ तक 1 आएगा? जस्ट 2 के पहले तक। तो यहाँ पे एक सर्कल बना देता हूँ, ठीक है। 2 की वैल्यू पे क्या कर रहा हूँ? एक सर्कल बना रहा हूँ। तो x इक्वल टू 2 पे वैल्यू क्या चली जाएगी? 2 चली जाएगी। क्यों चली जाएगी 2? देखो x इक्वल टू अगर हम 2 देखेंगे तो x इक्वल टू मतलब स्टेप ऑफ 2 क्या होगा? 2 ही होगा, 2 ही होगा ना। 2.1 क्या होगा? 2 ही होगा। 2.2 क्या होगा? 2 ही होगा। 2.3 क्या होगा? 2 ही होगा। 2.999 तक भी क्या होगा? 2 ही आएगा। इसके बीच में भी तुम कोई भी वैल्यू रखो, सब में 2 ही आएगा कॉन्स्टेंटली। तो 2.2 से 2.99 मतलब 3 से जस्ट छोटी वैल्यू तक,
3 से क्या जस्ट छोटी वैल्यू तक क्या आएगा, आंसर हमारा y का वैल्यू 2 ही आएगा, y का वैल्यू क्या आएगा 2 ही आएगा। तो ग्राफ ऐसे कांस्टेंट चलेगा। 3 पे x इक्वल टू 3 पे वैल्यू क्या चली जाएगी, x इक्वल टू 3 पे वैल्यू 3 चली जाएगी। और फिर ये ग्राफ ऐसे ही रिपीट होते जाएगा, 3 से 4 तक जाएगा जब ग्राफ, तो यहाँ पे सर्कल, फिर 4 से यहाँ से वैल्यू रिपीट होगी, फिर यहाँ पे, ठीक है। तो जो ग्राफ है हमारा, और अगर आप नीचे भी जाओगे ना, आप इसको खुद बना के देखना, तो ये ग्राफ इस टाइप का ही बनेगा, ये ग्राफ इस टाइप का ही बनेगा। 2 पे ये वैल्यूज़, 3 पे ये वैल्यूज़, 4 पे यहाँ से वैल्यूज़ आएंगी, ठीक है। तो ये ग्राफ कुछ इस टाइप का ही बनेगा, ठीक है। इसीलिए इस ग्राफ को स्टेप फंक्शन भी बोलते हैं, क्योंकि आप देख सकते हो कि एक स्टेप के फॉर्म में ग्राफ दिख रहा है हमको, है ना, सीढ़ियों की तरह दिख रहा है ना, यहाँ से यहाँ चढ़ते जाओ, इसीलिए इसको स्टेप फंक्शन भी बोला जाता है, ठीक है। तो इसका ग्राफ एक बार आप बना के देखना, खुद बना के देखना, तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा और आपकी प्रैक्टिस होगी। समझ में आया कैसे बनाना है ग्राफ को? आप वैल्यूज़ मार्क करते आना, उस पर y की वैल्यूज़ देखते आना, तो ये कांस्टेंट ही आती जाएंगी। तो इसका ग्राफ कुछ इस टाइप का ही बनेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नंबर 8 जो हमारा फंक्शन, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, ठीक है। अभी हम देख चुके हैं, इसको डिनोट कैसे करते हैं, स्टेप x से, सॉरी ब्रेस x से डिनोट करते हैं, ब्रेस बोलते हैं इसको, मतलब मैं ब्रेस x बोलूँगा ऐसे, ब्रेस x, ठीक है, ऐसा प्रोनाउंस करूँगा तो आप समझ जाना कि इसकी बात कर रहा हूँ। इसको कर्ली ब्रैकेट से डिनोट करते हैं, मैंने वो भी बताया था। कर्ली ब्रैकेट कैसा बनता है, ऐसा बनता है कर्ली ब्रैकेट, उसके अंदर x लिखा हुआ है, ठीक है। तो जहाँ पे भी कर्ली ब्रैकेट बना रहेगा उसको हम क्या बोलते हैं, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, ठीक है। अब ये होता क्या है, हमने देखा था एक शॉर्ट मैंने थोड़ा सा बताया था कि कोई भी नंबर होता है, सपोज़ 1.43 है, तो उसको हम दो पार्ट में ब्रेक कर सकते हैं, एक तो उसके इंटीजर पार्ट में और एक तो उसके फ्रैक्शनल पार्ट में, एक तो उसके इंटीग्रल पार्ट में और एक तो उसके फ्रैक्शनल पार्ट में, बराबर। हम दो पार्ट से इसको क्या कर सकते हैं, ब्रेक कर सकते हैं। तो ये जो फ्रैक्शनल पार्ट होता है, अगर ये x लिखा है तो सपोज़ x है हमारा 1.43, तो स्टेप x क्या हो जाएगा हमारा 1, और ब्रेस x जो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x है हमारा, वो हो जाएगा 0.43, ठीक है। मतलब अब जो इसमें डेसिमल वैल्यूज़ होंगी वो ली जाएंगी, जो भी इसमें डेसिमल वैल्यूज़ बची होंगी वो ली जाएंगी, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द नंबर एंड इट्स इंटीग्रल वैल्यू। ऐसा भी, ये भी एक दूसरी भाषा में बोला गया है, या दूसरी डेफिनेशन बोल लो, ठीक है। ऐसे खाने और घूम के खाने वाली बात है ये, ठीक है, कि इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन नंबर एंड इट्स इंटीग्रल वैल्यू। मतलब देखो यहाँ से आप देख सकते हो, मैंने x को कैसे इंटीग्रल पार्ट प्लस फ्रैक्शनल पार्ट के फॉर्म में लिखा था। मतलब किसी भी नंबर को हम इंटीजर पार्ट प्लस उसके फ्रैक्शनल पार्ट के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो फ्रैक्शनल पार्ट को हम ऐसा भी बोल सकते हैं, ये इधर जाएगा तो x माइनस स्टेप x, ऐसा भी बोल सकते हैं ना। मतलब उस नंबर को, उस नंबर में से अगर इंटीग्रल पार्ट माइनस कर देंगे तो क्या बचेगा, फ्रैक्शनल पार्ट। तो यही चीज़ यहाँ पे उसने लिख के बताई है, ठीक है। मैंने बोला डायरेक्ट खाना और ऐसे घूम के खाने वाली बात है। क्या बोला इस लैंग्वेज में उसने, या इस डेफिनेशन में क्या बोला है, इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द नंबर एंड इट्स इंटीग्रल वैल्यू। मतलब उस नंबर में से उसका इंटीग्रल वैल्यू माइनस कर दोगे तो जो बचेगा उसको बोलते हैं फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, ठीक है। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x मैंने बताया था पॉजिटिव ही रहता है सबसे पहला तो, और इसने क्या लिखा है, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x बिलोंग्स टू
0 से 1, मतलब फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का वैल्यू क्या होता है, क्लोज 0 से 1 के बीच में ही होता है, ठीक है, मतलब फ्रैक्शन ही होता है वैल्यू, और क्या बोल सकते हो, 0 से 1 के बीच में वैल्यू मतलब फ्रैक्शन ही होता है। आपको ऐसा लिखा हुआ है यहाँ पे, बिलोंग्स टू क्लोज 0 से ओपन 1, ठीक है। इसका मतलब क्या है, फ्रैक्शन पार्ट का वैल्यू 0 हो सकता है, या फिर 0 से 1 के बीच में 0.1, 0.22, 0.346, 0.474, ऐसे कुछ भी वैल्यू हो सकती है, एक फ्रैक्शनल वैल्यू हो सकती है 0 से 1 के बीच में, ठीक है। सारी वैल्यू क्या होंगी, पॉजिटिव ही होंगी, है ना। कभी फ्रैक्शनल पार्ट का वैल्यू 1 से बड़ा हो सकता है क्या, नहीं हो सकता, अरे क्योंकि वो फ्रैक्शनल पार्ट है ना, तो वो हमेशा क्या होगा, पॉइंट में ही होगा, और क्या होगा, 1 से छोटा ही होगा, ठीक है। सोचना इस पे, आपको समझ में आ जाएगा जो मैं बोलना चाह रहा हूँ, बराबर। इसके भी मैं कुछ एग्जांपल्स आपको करके बताता हूँ जिससे क्लियरिटी मिल जाएगी। सपोज फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 1.76 है, इसका फ्रैक्शनल पार्ट क्या होगा, 0.76। सपोज हमें निकालना है 1.93, तो इसका फ्रैक्शनल पार्ट क्या होगा, 0.93, ठीक है। सपोज हमें निकालना है 7.86, तो इसका फ्रैक्शनल पार्ट क्या होगा, 0.86, ठीक है। सपोज हमें निकालना है 11.41, तो इसका फ्रैक्शनल पार्ट क्या हो जाएगा, 0.41, ठीक है। अब वही बात नेगेटिव नंबर्स पे आ जाते हैं, 7.9, तो इसका फ्रैक्शनल पार्ट क्या होगा, 0.9 नहीं होगा, इसका आंसर आएगा 0.1, ठीक है। क्यों आता है 0.1, मैंने जस्ट आपको बताया हुआ है पिछले एग्जाम्पल में, जब हम ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन पढ़ रहे थे, कि हम इसको -7 -0.9 ऐसा नहीं लिखेंगे, क्योंकि इसमें क्या है, फ्रैक्शनल पार्ट मेरा -0.9 हो जा रहा है, जो कि एक नेगेटिव नंबर है, जो कि 0 से 1 के बीच में नहीं लाई करता है ना। तो हम इसको कैसे ब्रेक करेंगे, -7.9 को कैसे ब्रेक करेंगे, -8 + 0.1 ऐसा लिखेंगे, ठीक है, जिससे कि इसका इंटीग्रल पार्ट हो जाएगा -8 और फ्रैक्शनल पार्ट हो जाएगा 0.1, जो कि 0 से 1 के बीच में लाई कर रहा है ना, पॉजिटिव है, मैंने बताया था, पहले ही देख चुके थे हम इसको, तो इसीलिए इसका आंसर क्या आएगा, 0.1 आएगा। उसी तरीके से अगर मैं आपसे पूछूंगा -4.6 का आंसर क्या होगा, तो आप क्या बोलोगे, 0.6 नहीं बोलना, क्या होगा इसका आंसर, 0.4 होगा, ठीक है। करके देख लेना, इसको आप लिखोगे -5 + 0.4, समझ में आ रहा है। तो मैं यहाँ पे उस डेफिनेशन का यूज़ कर रहा हूँ, मैंने आपको बताया, जैसा आपका रिक्वायरमेंट है आप वैसे यूज़ कर सकते हो, जैसा आप समझना चाहो, ठीक है। तो आपको ये चीज़ क्लियर हुई कि फ्रैक्शनल पार्ट क्या होता है। अब इसका भी ग्राफ देख लेते हैं हम पहले, ठीक है, इसका भी ग्राफ देख लेते हैं, ठीक है। इसका ग्राफ देखेंगे, देखो सपोज y = स्टेप x का ग्राफ बनाना है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे भी हम x और y की वैल्यू पहले देखते हैं कि क्या हो रहा है। सपोज x का वैल्यू 0 है, तो y का वैल्यू भी क्या आएगा, 0 ही आएगा, ब्रेस 0 0 ही होता है। 0 पॉइंट अगर 1 रखूँगा तो y का वैल्यू क्या आएगा, 0.1 ही आएगा, है ना। ब्रेस देखो 0.1 क्या होगा, 0.1 ही होगा, फ्रैक्शनल पार्ट। 0.2 रखूँगा तो क्या आएगा, 0.2 ही आएगा। 0.3 रखूँगा तो 0.3 ही आएगा। उसी तरीके से 0.999 तक रखूँगा तो 0.999 ही आएगा, बराबर। मतलब जो मैं x में रख रहा हूँ y में भी वही आ रहा है, जो x में रख रहा हूँ y में भी वही आ रहा है।
एक्स में जो रख रहा हूँ वाई में भी वही, एक्स में जो रख रहा हूँ वाई में भी वही आ रहा है ना। कब तक आएगा ऐसा, ऐसा कब तक आएगा, x इक्वल टू 1 तक, है ना। x इक्वल टू 1 पे y का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि अगर मैं 1 का फ्रैक्शनल पार्ट निकालूंगा तो 0 ही आएगा, है ना। इंटीजर का, कोई भी इंटीजर का फ्रैक्शनल पार्ट निकालूंगा तो 0 ही आएगा। अब मैं फिर से देखो 1.1 पे देखता हूँ वैल्यू, तो 1.1 पे वैल्यू क्या आएगी, 1.1 का फ्रैक्शनल पार्ट क्या आएगा, 0.1 ही आएगा, है ना। 1.2 का फ्रैक्शनल पार्ट क्या आएगा, 0.2 ही आएगा। 1.3 का क्या आएगा, 0.3 ही आएगा। ऐसे 1.99999 का फ्रैक्शनल पार्ट 0.999999 ही आएगा, बराबर। मैं और आगे बढ़ता हूँ, देखते हैं x और y की वैल्यूज़ में, ठीक है। x का वैल्यू हम 2 रखते हैं, ठीक है। 1.99 तक तो यही आएगा। 2 पे वैल्यू फिर क्या आ जाएगी y की, 0। देखो 2 पे 0 आ रही है। 2.1 पे वैल्यू क्या आएगी, इसको कंटिन्यू करते हैं यहाँ पे, ठीक है। 2.1 पे वैल्यू क्या आएगी, 0.1। 2.2 पे वैल्यू क्या आएगी y की, 0.2। 2.3 पे वैल्यू क्या आएगी, 0.3। और ऐसे ही करते करते 2.9999 तक वैल्यू क्या आएगी, 0.999 ही आएगी, ठीक है। तो आप देख सकते हो, क्या देख सकते हो, सबसे पहले इसको हम प्लॉट करने का कोशिश करते हैं, ठीक है। तो ये तो है मेरा 1, ये तो मेरा 2, ये तो मेरा 3, 4, 5, -1, -2, -3, ठीक है। ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा -1, ये हो जाएगा -2, ये हो जाएगा -3, ठीक है, बराबर। तो अब देखो x 0 पे y 0 है, ऐसा देख सकते हैं हम, x और y यहाँ पे बराबर है, x और y बराबर है, x और y बराबर है, x और y बराबर है, कहाँ तक, 0.99 तक। तो ये ग्राफ किसका बन रहा है, y इक्वल टू एक्स का ही ग्राफ बन रहा है ना। y इक्वल टू एक्स में भी x और y बराबर ही होते हैं। तो 0 से लेकर 0.99 तक, 0 से लेकर 0.99 तक अगर आप x इसका ग्राफ बनाओगे, 1 को छोड़ के, ठीक है। तो 1 पे सर्कल लगा देते हैं। तो देखो ये जो एंगल होगा आपका वो क्या होगा, 45 डिग्री होगा। y इक्वल टू एक्स में यही होता है ना, 45 डिग्री एंगल पे स्ट्रेट लाइन बनती है जो ओरिजिन से पास होती है। y इक्वल टू एक्स का ग्राफ ऐसे ही बनता है, ठीक है। तो 0 से लेकर 0.99 तक तो y इक्वल टू एक्स का ग्राफ मैंने बना दिया, ठीक है। अब 1 पे वैल्यू क्या है, अब आप ध्यान से देखोगे ना तो यहाँ पे वैल्यू, जो y की वैल्यू है ना, वो सेम y की वैल्यू यहाँ पे भी है। x की वैल्यू जब आप 0 से लेकर 1.99 तक रख रहे थे तब भी y की वैल्यू वही थी। जब आपने 1 से लेकर 1.999 तक रखा है तब भी y की वैल्यू देखो डिट्टो सेम है। देखो 0 0, 0.1 0.1, 0.2 0.2, 0.3 0.3, डिट्टो सेम है। आप सोचना ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन आ तो सेम ही रही है। तो आ तो सेम ही रही है, तो 1 से भी जो हमारा ग्राफ बनेगा वो कैसा बनेगा, ऐसा ही बनेगा, जिसमें ये एंगल भी क्या होगा, 45 डिग्री ही होगा, ठीक है। आप इसको प्लॉट करोगे ना तो ऐसा ही बनेगा। आप सोचना ऐसा क्यों बन रहा है, ठीक है। मैंने आपको बताया, प्लॉट करके भी बताया, आप थोड़ा सोचो। उसी तरीके से आप 2 देखो, 2 पे वैल्यू फिर 0 हो जाएगी, इसीलिए मैंने यहाँ पे 2 पे सर्कल बनाया था। 2 पे वैल्यू फिर से कहाँ आ जाएगी, 0 हो जाएगी y की वैल्यू। अब 2 से लेकर जब 2.99 तक वैल्यू जा रही है, 2 से लेकर 2.99 तक, तो y की वैल्यू क्या है, फिर से वही आ रही है। देखो 0, 0.1, 0.2, 0.3, सेम, एकदम सेम आ रही है ना, एकदम सेम आ रही है। तो देखो ये वैल्यूज़ एकदम सेम आएंगी। उसी तरीके से आगे हम बढ़ेंगे तो यहाँ पे भी
यहाँ पे भी इस टाइप का ही ग्राफ बनेगा। ये वैल्यू सारी सेम रहेंगी, y की वैल्यू तो यही होती है ना, ये सारी सेम रहेंगी, ठीक है। और 3 पे वैल्यू फिर से क्या हो जाएगी 3, और इस सब का एंगल क्या होगा 45 डिग्री। मैं एंगल इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि फिर आपको समझ में आएगा ये सारी लाइंस क्या है, पैरेलल है। सारी लाइंस क्या होंगी, पैरेलल। आप इधर भी ग्राफ बनाओगे ना तो इस टाइप का ही बनेगा, आप ग्राफ प्लॉट करके देखना, ठीक है। तो समझ में आया कि इसका ग्राफ कैसे बनता है, बेस एक्स का या फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का ग्राफ कैसे बनता है, समझ में आया आपको, ठीक है। आप बनाना, देखो मैंने यहाँ वैल्यूज़ निकाली है, आप इसको ट्राई करना बनाने का, सोचना, तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। अब डोमेन और रेंज की भी बात कर लेते हैं, डोमेन और रेंज की भी बात कर लेते हैं। तो इसकी डोमेन तो क्या होती है, ऑल रियल नंबर। एक्स की जगह पे आप कुछ भी डाल सकते हो, है ना। सारे एक्स में माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक में ग्राफ बनेगा, एक्स की वैल्यू कुछ भी डालो। लेकिन इसकी रेंज क्या होगी, रेंज जो कि होती है वाई की वैल्यू, रेंज क्या होगी इसकी, हमेशा 0 से लेकर 1, ओपन 1, मतलब 1 कभी नहीं जाएगी, 0 से लेकर 1 से जस्ट छोटी। आप देख सकते हो रेंज क्या होती है, वाई की वैल्यू, यही होती है ना रेंज। और आप थोड़ा सा भी सोचोगे तो आपको पता है कि y इज इक्वल टू स्टेप एक्स का, सॉरी ब्रेस एक्स का वैल्यू कभी भी इंटीजर होगा नहीं, या 1 से बड़ा हो नहीं सकता, हमेशा क्या होगा 0 से 1 के बीच में ही होगा, है ना। तो इसका डोमेन रेंज तो पता चल गया। उसी तरीके से इसका भी हम देख लेते हैं डोमेन रेंज क्या होता है। इसका भी डोमेन तो क्या होगा, ऑल रियल नंबर्स ही होगा। एक्स की जगह पे हम कुछ भी डाल सकते हैं, यहाँ पे कोई भी वैल्यू डाल सकते हैं। और अगर हम रेंज निकालना चाहेंगे तो रेंज क्या होगा इसका, बता सकता है कोई, इसका रेंज होगा इंटीजर्स, ठीक है। इसका रेंज होगा सिर्फ इंटीजर, मतलब इसमें y का वैल्यू इंटीजर ही आएगा। देखो y का वैल्यू 0 है या 1 है या 2 है या 3 है या 4 है, ऐसे ही है ना। कभी भी y इज इक्वल टू स्टेप एक्स का वैल्यू 1.44 होगा क्या, नहीं होगा। 5.33 होगा क्या, नहीं होगा। हमेशा क्या होगा, एक इंटीजर ही होगा। तो इसका रेंज क्या होता है, ओनली इंटीजर्स, ठीक है, मतलब हमेशा इंटीजर्स ही वैल्यू लेगा ये, ओके। तो आज तो हमने ग्राफ देखे इसके, नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ देखेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक, इसलिए मैंने इतना टाइम दिया, ग्राफ बताया। आप इसको अच्छे से देखो, इसके बाद हम प्रॉपर्टीज़ देखेंगे, उसके बाद फिर प्रॉपर्टीज़ से रिलेटेड क्वेश्चंस देखेंगे, ठीक है। ऑर्डर यही रहेगा, आज हमने ग्राफ देखा है, कल कुछ प्रॉपर्टीज़ देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, फिर उसके बाद उन प्रॉपर्टीज से रिलेटेड क्वेश्चंस, जैसा हमने लगभग एक मॉड्यूलस में किया था, इसके प्रीवियस फंक्शन में जो किया था, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही।